नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंत गढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान निरंतर जो विश्व इतिहास के बाद पुस्तक का अध्ययन करें, जिसके तहत हमने एक चैप्टर जो इटली के एकीकरण को पूर्ण कर लिया। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जर्मनी के एकीकरण की। हम जो जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जिसके तहत हम देखेंगे जिस तरह इटली का एकीकरण होता है, इटली में छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर किस तरीके से इटली देश का निर्माण होता है, उसी तरीके से हम बात करेंगे आज जर्मनी की कि किस तरीके से जर्मनी देश का निर्माण। जैसा कि आपको पता है, फ्रांस से ऑस्ट्रिया, प्रसा, इनकी सीमाओं पर ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र में किस तरीके से राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना जागृत होती है और यहाँ के लोगों के द्वारा, देशभक्तों के द्वारा किस तरीके से प्रयास किया जाता है और एक बड़े देश का जो जर्मनी का निर्माण उनके द्वारा छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर किया जाता है। तो मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से काफ़ी विद्यार्थी जो लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा कि मैंने देखा कि वीडियो को नियमित रूप से और सुचारू रूप से नहीं देख रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है। ऐसे उम्मीद आप लोगों से नहीं की जा सकती, क्योंकि आप तो तृतीय वर्ष के छात्र हो और आप तो काफ़ी जिम्मेदार स्टूडेंट्स हो। तो देख रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से जो व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, जिसके पीछे यही कारण है कि विद्यार्थी जो पढ़ाई के प्रति जो लापरवाही करते हैं। तो मैं ये उम्मीद आपसे नहीं करता और आगे से उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे। जो सिंसियर स्टूडेंट है, जो निरंतर कंटिन्यू आते थे स्कूल, तो उनको पढ़ाई को अपनी जारी रखना चाहिए। निरंतर क्या दिक्कत है, और जो विद्यार्थी है नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए भी अच्छा अवसर है। उनके लिए भी जो वो अपने घर से नियमित रूप से जो बात की जाए तो अपनी स्टडी को जारी रख सके। तो आगे से आप ऐसा मत कीजिए और अपने अध्ययन को नियमित व सुचारू रखिए। तो आज हम जो नए चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जर्मनी का एकीकरण। तो आज जर्मनी के एकीकरण में हम सबसे पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे कि भाई एकीकरण के बाद इससे पहले यहाँ पे क्या था। मान लो जर्मनी है, अब जर्मनी का एकीकरण हो गया, ये जर्मनी देश है। तो इससे पहले क्या स्थितियाँ थी, कौन से राज्य थे, किसका अधिकार था, किस तरीके से शासन प्रणाली थी और किस तरीके से जो यहाँ के देशभक्तों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है और किस तरीके से इन सभी राज्यों को मिलाकर क्या कर दिया जाता है, एक जर्मनी राज्य का निर्माण हो जाता है। उन परिस्थितियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो यहाँ जो नेपोलियन के उद्देश्य पूर्व, नेपोलियन जो फ्रांस का शासक है, उसके उद्देश्य पूर्व की स्थिति और उसके उदय के पश्चात जर्मनी की स्थिति और नक्शा बदल जाता है। तो उससे पहले बात की जाए, जब नेपोलियन का उदय होता है उससे पूर्व ये 300 राज्य थे, छोटे छोटे 300 राज्य। जर्मनी में बात की जाए तो 300 राज्यों का ये समूह था। अब ये 300 राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र थे और यहाँ पे जो निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासकों का शासन था। अब ये जो 300 राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य का अंग थे। रोमन साम्राज्य की बात की जाए तो उसके अंग थे ये 300 राज्य। जब नेपोलियन का उदय हो जाता है और नेपोलियन के पतन के पश्चात की स्थिति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी हम जिक्र करेंगे। जब नेपोलियन का उदय होता है तो नेपोलियन के द्वारा हमने देखा किस तरीके से इटली का अभियान किया जाता है, ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया जाता है, रशिया पर आक्रमण किया जाता है। तो उन परिस्थितियों में नेपोलियन द्वारा इस जर्मन क्षेत्र पर आक्रमण करके इन 300 राज्यों के समूह, 300 राज्यों में से कई राज्यों को समाप्त कर दिया जाता है और इन 300 राज्यों को समाप्त करने के पश्चात उसके द्वारा 39 राज्यों का एक संघ बनाया जाता है। ये 300 छोटे छोटे राज्य के छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करके इनको 39 राज्यों का एक संघ बना दिया जाता है और यहाँ नेपोलियन के द्वारा एक तरीके से गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। अब ये जो एक तरीके से तो एक संक्षिप्त रूप में देखो तो 300 राज्यों को तो मिलाकर 39 कर दिया, तो एक एकीकरण तो यहाँ होता है। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इन बड़े छोटे छोटे राज्यों को आपस में मिला दिया जाता है और इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 39 हो जाती है, 39 हो जाती है। ये नेपोलियन के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण करके इन राज्यों का एक संघ का निर्माण उसके द्वारा कर दिया जाता है। और अब बात की जाए यहीं से जो जर्मनी की
एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है और यहीं से वहाँ की जनता में जो एकीकरण के प्रति राष्ट्र भावना की दृष्टि इतना जागृत होती है, क्योंकि इनको मिला दिया और आगे जाकर जनता के मन में भी ये जो उत्साह और उमंग है, जो यहाँ उत्साह और उमंग हमें देखने को मिलती है कि उनके द्वारा भी जो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास किए थे। हालांकि जो जर्मनी का एकीकरण होगा वो प्रशिया के नेतृत्व में होगा, मूलतः अगर बात की जाए तो। अब ये यहीं से जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत होती है और वहाँ के लोगों के मन में जो ये भावना जागृत होती है राष्ट्रीयता की, और उनके द्वारा जो प्रयास शुरू कर दिया जाता। 1806 ईस्वी में आक्रमण किया गया किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। 1806 ईस्वी में इस क्षेत्र पर आक्रमण करके और इन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो बड़े 39 राज्य बना दिए जाते हैं, उनका एक संघ बना दिया जाता है। अब हम देखेंगे मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो नेपोलियन का क्या कर दिया पतन कर दिया जाता है। 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन का पूर्ण रूप से जो पतन कर दिया जाता है और उसके पश्चात वियना कांग्रेस की स्थापना की जाती है। वियना कांग्रेस की स्थापना का मूल से उद्देश्य क्या होता है? जो यूरोपीय देशों की जो पुनः भौगोलिक व्यवस्था करना है, कौन से देश को कितना क्षेत्र मिलेगा और कौन से क्षेत्र पे किसका अधिकार होगा, इसमें मूलतः यूरोप की महाशक्तियाँ कौन कौन सी थी? एक तो ऑस्ट्रिया थी, एक फ्रांस थी और एक इंग्लैंड थी और एक रूस थी। 4 बड़ी महाशक्तियों के द्वारा यूरोप का दोबारा से विभाजन किया गया, यूरोप के भौगोलिक क्षेत्र का। तो उनके द्वारा भी 39 राज्यों के परिसंघ को क्या दे दी जाती है? मान्यता दे दी जाती है। अब 39 राज्यों के परिसंघ को मान्यता देने के पश्चात उनके द्वारा इन राज्यों के शासन संचालन के लिए जो अलग से राष्ट्र सभा की स्थापना की जाती है, जिसे डाइट भी कहा जाता है। इस डाइट की स्थापना कर दी जाती है और इसके माध्यम से इन जो बात की जाए 39 राज्यों का संघ विशाल परिसंघ, इसके शासन संचालन की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है। हालांकि नाम मात्र के लिए देखने के लिए तो लेकिन ज़्यादा हस्तक्षेप अगर यहाँ हमें ऑस्ट्रिया का देखने को मिलता है। अब इस परिसंघ की जो स्थापना की जाती है उसका अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है? ऑस्ट्रिया को बना दिया जाता है भाई। अब इनकी जो देखरेख है यानी कि मूलतः ये ऑस्ट्रिया की अधीनता में शासन करेंगे और ये ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप ही इनके एकीकरण में, जो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा होती है। जैसा कि हमने देखा इटली के एकीकरण में भी जो ऑस्ट्रिया का जो ऑस्ट्रिया है वही एक बड़ी बाधा होती है। तो अब इन परिसंघ का निर्माण कर दिया, जिसे हम कहेंगे राष्ट्र सभा परिसंघ बनाकर इसके द्वारा राष्ट्र सभा का निर्माण कर दिया जाए डाइट का, यानी कि इसके माध्यम से क्या होगा? इस परिसंघ के राज्यों का शासन संचालन होगा। ये व्यवस्था इनके द्वारा कर दी जाती है। अब इस राष्ट्र सभा को बहुत से अधिकार दिए गए थे, लेकिन इन ऑस्ट्रिया के अधिकार यानी कि शासन संचालन संबंधित अधिकार इसको दे दिए जाते हैं, लेकिन इसमें प्रभाव तो पूर्णतः किसका रहता है? ऑस्ट्रिया का रहता है। और ऑस्ट्रिया के प्रभाव के कारण ये राष्ट्र सभा ढंग से काम नहीं कर पाती है। और इस राष्ट्र सभा के सदस्य कौन होंगे? इनके सदस्य जो जर्मनी के 39 राज्य हैं, इनके शासकों के द्वारा मनोनीत करते हुए जो सदस्य अपने अपने क्षेत्र से भेजे जाएंगे और उनके द्वारा जो सामूहिक शासन प्रणाली के तहत जो शासन व्यवस्था की जाएगी और शासन संचालन किया जाएगा। अब इसी दौरान जो ये व्यवस्था कर दी जाती है किसके? वियना कांग्रेस के द्वारा। हालांकि 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक जर्मनी में ऑस्ट्रिया की प्रधानता रहती है। ऑस्ट्रिया के द्वारा अपनी मनमानी जो जर्मनी में की जाती है और नाम मात्र की स्वतंत्रता रहती है। मूलतः ऑस्ट्रिया का यह हस्तक्षेप हमें यहाँ देखने को मिलता है यहाँ इसी समय के दौरान। और 1815 ईस्वी से 62 ईस्वी तक जब तक क्या होता है, जो यहाँ बात की जाए बिस्मार्क का उदय नहीं होता। बिस्मार्क जो चांसलर नहीं बनता है, प्रशा का जो चांसलर बोले तो प्रधानमंत्री नहीं बनता है, 1862 ईस्वी बनता है। तो 1815 ईस्वी से लेकर 62 ईस्वी तक ये बड़ी मंद गति से जो क्या होता है जर्मनी का एकीकरण चलता रहता है। और इसी दौरान जर्मनी के एकीकरण में कई बाधाएं हमें देखने को मिलती है। 1862 ईस्वी में जब जाकर जो प्रशा का चांसलर बोले तो प्रधानमंत्री जो बिस्मार्क बनता है, उसके पश्चात ही हम देखते हैं कि जो जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है और जर्मनी के एकीकरण में हमें यहाँ तीव्रता देखने को मिलती है। और उसके पश्चात जो जर्मनी का एकीकरण जो तीव्र गति से होता है ये। और उसी के दौरान जो बात की जाए जो प्रशा का चांसलर है
जो बिस्मार्क, और उसी के नेतृत्व में ये एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और उसी के नेतृत्व में एकीकरण क्या होता है, पूर्ण होता है। अब जर्मनी के एकीकरण के चरणों को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि मूलतः जर्मनी का एकीकरण जो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भी अगर बात की जाए तो इसको हम दो भागों में विभाजित करते हुए पढ़ेंगे, जिसके तहत हम बात करते हैं एक तो बिस्मार्क के उद्देश्य पूर्व जर्मनी का एकीकरण, जिसके तहत तुम देख लो कि जो हिटलर का नेपोलियन बोनापार्ट का जो उदय होता है, नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर जो 1862 ईस्वी तक का जो दौर रहता है, उस दौर के दौरान जैसे हमने देखा कि पहले 300 जो राज्य इसमें थे और उसी दौरान पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत थे, तो उसी दौरान बात की जाए उस दौर में तो हमें मंद गति से इटली का एकीकरण जर्मनी का एकीकरण देखने को मिलता है। और एक उसके पश्चात जो चांसलर का उदय हो जाता है बिस्मार्क के उदय के पश्चात जो बात की जाए जर्मनी के एकीकरण में क्या आ जाती है, गति आ जाती है। तो मुख्यतः दो भागों में, दो चरणों में क्या होता है, जर्मनी का एकीकरण होता है, जिसे हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजन करेंगे। एक तो बिस्मार्क के उदय से पूर्व जर्मनी का एकीकरण और एक बिस्मार्क के उदय के पश्चात यानी 1862 ईस्वी के पश्चात जर्मनी का एकीकरण और 1862 ईस्वी से पूर्व जर्मनी का एकीकरण। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जर्मनी का एकीकरण जो नया चैप्टर शुरू किया, जिसके तहत हमने जर्मनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जिक्र किया, जिसके तहत हमने देखा कि जर्मनी पहले कैसे छोटे छोटे 300 राज्यों में विभाजित था। उसके पश्चात नेपोलियन के द्वारा जो अगर बात की जाए नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इस क्षेत्र पर आक्रमण करते हुए यहाँ जो 300 राज्यों को समाप्त करके 39 राज्यों का संघ बना दिया जाता है। उसके पश्चात वियना कांग्रेस के द्वारा भी उसी के तहत ये व्यवस्था की जाती है और 39 राज्यों का जो परिसंघ, विशाल परिसंघ को उसके द्वारा मान्यता दे दी जाती है। और उसके पश्चात हमने देखा कि इनके जो 39 राज्यों के परिसंघ के शासन संचालन हेतु राष्ट्रसभा यानी डाइट की व्यवस्था की जाती है, जिसके तहत इन राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं जिनको नियुक्त किसके द्वारा, वहाँ के शासकों के द्वारा किया जाता है। और ऑस्ट्रिया को अगर बात की जाए इस परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है, जिसके कारण जो बात की जाए ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और प्रभाव इस क्षेत्र में अत्यधिक होता है, जिसी कारण से जो जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पाता, सर्वाधिक और मंद गति से रहता है। और उसी के पश्चात अगर बात की जाए उसके पश्चात हमने देखा है ऑस्ट्रिया और प्रुशिया की पारस्परिक ईर्ष्या के कारण जो राष्ट्रसभा काम नहीं कर पाती, इस राष्ट्रसभा की जो व्यवस्था तो कर दी जाती है वियना कांग्रेस के द्वारा, लेकिन ऑस्ट्रिया और प्रुशिया में जो पारस्परिक ईर्ष्या होती है यानी कि नेतृत्व क्षमता को लेकर इन परिसंघ राज्यों का नेतृत्व प्रुशिया अपने हाथ में रखना चाहता है, ऑस्ट्रिया अपने हाथ में रखना चाहता है, जिस कारण ये राष्ट्रसभा ढंग से काम नहीं कर पाती है। और इस तरीके से जो पहले शुरुआती दौर में जो जर्मनी का एकीकरण काफी मंद गति से चलता है, यानी बिस्मार्क के उदय से पूर्व यानी बिस्मार्क जो प्रुशिया का चांसलर बनता है उससे पहले और उसके पश्चात जो तीव्र गति से होता है। इसीलिए जो जर्मनी के एकीकरण को दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, एक बिस्मार्क के उदय से पूर्व धीमी गति से चलने वाला जर्मनी का एकीकरण और एक बिस्मार्क के उदय के पश्चात तेज गति से चलने वाला एकीकरण। तो ये थी जर्मनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। आप अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।